हेलो बच्चों, आज हम गणित का पाठ 7 विचरण पढ़ेंगे। विचरण, जिसका अंग्रेजी में हम वेरिएशन कहते हैं। विचरण दो प्रकार का होता है, यहाँ इस तरफ लिखा है। विचरण हमने दो प्रकार एरो से दिखाया है, प्रत्यक्ष विचरण और प्रतिलोम विचरण। प्रत्यक्ष विचरण को अंग्रेजी में हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, और प्रतिलोम विचरण को हम अंग्रेजी में कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो हम पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्ष विचरण पढ़ने वाले हैं। तो ये हम कैसे पहचानेंगे कि प्रत्यक्ष विचरण, दिया गया सवाल हमारा प्रत्यक्ष विचरण में है। तो इसे पहचानने के लिए हमें सवाल को ध्यान से पढ़ना है और उसमें दो राशियां ढूंढना है। पहली राशि क्या है और दूसरी राशि क्या है। मान लीजिए कि हम किताब और किताब के मूल्य का बात कर रहे हैं, तो सवाल में किताब पहली राशि है और किताब का मूल्य दूसरी राशि है। यदि हम एक किताब 20 रुपये में खरीदते हैं तो दो किताब 40 रुपये में, तीन किताब 60 रुपये में। तो जैसे जैसे हम किताबों की संख्या बढ़ा रहे हैं उसके मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। तो दोनों राशियां क्या हो रही है, वृद्धि होने पर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे दूसरी राशि बढ़ रही है। तो यही संकेत होता है पहचानने का कि दिया गया विचरण प्रत्यक्ष विचरण में है या नहीं। तो यहाँ पर देखो सांकेतिक भाषा में लिखा गया है, पहली राशि सवाल का यदि बढ़ रहा है, एरो ऊपर की ओर है, एरो की ऊपर होना मतलब बढ़ना। यदि पहली राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी उसके साथ बढ़ रही होगी। ऐसा अगर हो रहा है तो वह सवाल हमारा प्रत्यक्ष विचरण का है। तो जब भी सवाल पढ़ो तो उसमें दो राशियां ढूंढकर उसको देखने की, समझने की कोशिश करो कि यदि एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है कि नहीं, या यदि एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों साथ में एक जैसी क्रिया कर रहे हैं, बढ़ना एक साथ और कम होना एक साथ, तो वह प्रत्यक्ष विचरण होता है। और इसके ठीक उल्टा प्रतिलोम विचरण होता है। प्रतिलोम विचरण में पहली राशि यदि बढ़ रही है तो दूसरी राशि कम होती है। तो ये हम इसका अगला भाग में हम देखेंगे। अभी हम प्रत्यक्ष विचरण समझ रहे हैं। यहाँ पर एक सारणी बना हुआ है। सारणी में पहला जो हमारा वो है, कापियों की संख्या x राशि दिया गया है। पहले भाग में 12 कॉपी, 3 कॉपी, 9 कॉपी, 24 कॉपी, 50 कॉपी और 1 कॉपी लिया है। तो उसके मूल्य रुपए में y राशि के रूप में दिया है। यह x राशि पहली है, y राशि दूसरी है। y क्या इंडिकेट कर रहा है, y मूल्य बता रहा है। किसका मूल्य बता रहा है, कॉपियों का मूल्य बता रहा है। तो हमें यहाँ पर नीचे वाले बॉक्स को भरना है, जिसमें से कुल हमें 6 दिए गए हैं तो 2 भर के दिया गया है। 12 कॉपियों का 240 रुपये दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक कॉपी का 20 रुपये दिए गए हैं। तो इससे हमने निकाल लिया, हमें पता चल गया इसी सवाल में कि एक कॉपी का मूल्य क्या है। तो एक कॉपी के मूल्य से हम बाकी 3 कॉपियों का मूल्य, 9 कॉपियों का मूल्य और 24 कॉपियों का मूल्य और 50 कॉपियों का मूल्य निकाल सकते हैं। तो यदि एक कॉपी का 20 रुपये है तो तीन कॉपी का कितना होगा, तो 20 गुणे 3 कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 60। और एक कॉपी का यदि 20 रुपये है तो 9 कॉपियों का कितना होगा, तो फिर हम 20 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। और यदि एक कॉपी का 20 रुपये है तो 24 मतलब यहाँ पर ये 2 दर्जन हो गया। 12 यहाँ देख रहे थे, एक दर्जन कापियाँ खरीदते हैं, 2 दर्जन कापियाँ खरीदते हैं। तो ये 24 संख्या में खरीदा गया कॉपी है। और एक कॉपी का मूल्य 20 रुपये है तो 24 कॉपियों का मूल्य कितना होगा, तो हम 24 गुणे 20 कर देंगे तो ये कितना होगा 480 रुपये। और यदि हमने 50 कॉपियाँ खरीद ली एक साथ तो एक कॉपी का मूल्य 20 रुपये है तो 50 कॉपियों का मूल्य कितना होगा 1000। 50 गुणे 20। इसके बाद हमें ये यहाँ क्वेश्चन एक पूछा गया है कि उदाहरण 1 में किस प्रकार का
विचरण है। तो अब ये जो सवाल पहले हमने कंप्लीट किया, पहले ये खाली था तो हमने देखा नहीं कि पहचाना नहीं कि ये किस प्रकार का विचरण है। हम पहले सवाल कंप्लीट किए, भर दिए, अब पहचानना है कि ये प्रत्यक्ष विचरण है या नहीं, या प्रतिलोम विचरण है। तो देखो पहली राशि क्या है, कॉपियों की संख्या। दूसरी राशि क्या है, कॉपियों का मूल्य। तो जैसे जैसे हमने कॉपियों का मूल्य बढ़ाया, कॉपियों की संख्या बढ़ाई है, जैसे यहाँ 12 है, 3 है, 9 है, 24 है, 50 है, तो पहले और 1 है, तो एक कॉपी का 20 है, 3 का 60 है, 9 का 180 है, 12 का 240 है, 24 का 480 है, 50 का 1000 है। मतलब हम क्रम से जाएं तो 1, 3, 9, 12, 24, 50, ये कॉपियों की संख्या बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ उसका मूल्य, पहले पे 20 रुपया दिया, फिर उसके बाद 60, 180, 240, 480, 1000, वैसे वैसे मूल्य बढ़ रहा है। तो कॉपियों की संख्या बढ़ने पर मूल्य भी बढ़ रहा है। तो पहली राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी बढ़ रही है। तो यह जो विचरण है प्रत्यक्ष विचरण का है। तो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं कि ये हमारा प्रत्यक्ष विचरण है। हमने इसको पहचान लिया, ये प्रत्यक्ष विचरण है। अब इसके बाद हमें इसका समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए यहाँ पर कुछ क्रिया हमें करना है। हमें या तो x गुणे y करना है या x बटे y कर। अब x गुणे y क्यों नहीं मैं यहाँ कर रही हूँ, यहाँ x बटे y कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसको गुणा करेंगे, 3 x गुणे y, ये x है, ये y है, तो ये 3 गुणे 60 जो भी 180 है, और ये 180 गुणे 9 720, इस तरह से और भी संख्या बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे कोई स्थिर अंक नहीं आ रहा है। अब आगे चलो, अब यहाँ गुणा कर इसको भाग करके देखें, तो भाग में हम क्या देखते हैं, 12 बटे 240। जब भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी, यहाँ 1 बटे 20 आ गया। फिर इसको 3 बटे 60, 3 एकम और ये 20, तो 1 बटे 20 आ गया। 9 बटे 180, काटते जाओ, 1 बटे 20। 24 बटे 480, ये भी कट जाएगा, 24 20 1 बटे 20। 50 बटे 1000, 50 एकम 50 20 1 बटे 20, और लास्ट में तो 1 बटे 20 है ही है। तो इस तरह से हम देखें तो जब हम इसको गुणा कर रहे थे, x गुणे y समान नहीं आ रहा था, लेकिन x में जब y से भाग दिए तो हर बार स्थिर अंक आ रहा है, समान अंक आ रहा है, 1 बटे 20, 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 1 बटे 20 ऐसे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो अनुपात है इसका मान हर जगह समान है, इसलिए ये अनुपात क्या कहलाया, समानुपात। तो इसको इस हम x बटे y को हम कहेंगे ये समानुपात है, समानुपात में है। कैसे पता चला, जब हम x में y से भाग देते गए, तो ये इससे अर्थ निकल रहा है कि x और y जो आपस में है वो कैसे हैं, प्रत्यक्ष समानुपात में है। प्रत्यक्ष समानुपात या फिर प्रत्यक्ष विचरण में है। तो जब भी प्रत्यक्ष विचरण बोला जाए, ये हमेशा ध्यान रखो कि हमें x में y से भाग देकर उसका अनुपात चेक करना है, वो अनुपात सदैव समान है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि उसका अनुपात सदैव समान होता है प्रत्यक्ष विचरण का। अब समीकरण निकालने जा रहे हैं, तो x बटे y बराबर होगा 1 बटे 20, 1 बटे 20, 1 बटे 20, मतलब एक स्थिर अंक आ रहा है, स्थिर अंक। तो स्थिरांक हो जाता है, इसको स्थिरांक लिखेंगे। x बटे y प्रत्यक्ष विचरण आते ही x बटे y निकालो, वो सदैव ही स्थिर आएगा। तो हमेशा निकालने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ निकाल के चेक कर लिया, हर सवाल में प्रत्यक्ष विचरण के वो स्थिर अंक आएगा ही। तो डायरेक्ट हमें इस पर जाना है, x बटे y बराबर स्थिरांक, हमेशा के लिए सदैव स्थिरांक आता है। आगे चल के x बटे y बराबर स्थिरांक को हम एक अक्षर मान लेते हैं, अंग्रेजी का k लेटर, k ला मान लिया। k क्या है, हमारा स्थिरांक है, तो k हमने क्या माना है, k बराबर एक स्थिरांक।
तो इस तरह से हमारा जो एक समीकरण ये प्राप्त हुआ है, इसको हम कहते हैं विचरण का अचरांक या स्थिरांक। स्थिरांक को हम अचरांक भी बोलते हैं। अब आगे चल के और एक काम करते हैं, जैसे मैं इसको तिर्यक गुणा कर देंगी, y का गुणा इससे हो जाएगा k गुणे y इधर जा रहा है k गुणे y, तो ये जो चीज प्राप्त होगा हम इसे कहते हैं विचरण का समीकरण। विचरण का समीकरण। अब तुम लोग पूछोगे कि सब तो आ गया लेकिन प्रत्यक्ष विचरण का चिन्ह कहाँ है, तो चिन्ह लगाने के लिए यही मैं बता रही हूँ। ये जो हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ये इसको एक साथ अगर हम मिला दें तो ये हमारा चिन्ह में परिवर्तित होने जा रहा है x, और आ रहा है प्रत्यक्ष विचरण का चिन्ह, जिसको हम ग्रीक में अल्फा कहते हैं, x अल्फा y। तो प्रत्यक्ष विचरण का यही चिन्ह के रूप में है। इसका अर्थ होता है कि x तथा y प्रत्यक्ष विचरण में है, प्रत्यक्ष विचरण या समानुपात में है, प्रत्यक्ष समानुपात में है। तो जब भी हम इसको चेंज करेंगे, अगर उल्टा चलना हो तो इस तरह से हम ये भी निकाल सकते हैं समीकरण, कि जैसे तुम्हें ये दिया हो तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। हमने यहाँ इस सवाल से ये निकाला, इससे ये निकाला और इससे ये परिभाषा पे आए कि जब भी x पहली राशि दूसरी राशि के साथ प्रत्यक्ष विचरण में है तो उसके संकेत में कैसे लिखेंगे, x अल्फा y। लेकिन हम बोलते समय अल्फा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे x y के साथ प्रत्यक्ष विचरण में है। प्रत्यक्ष विचरण का चिन्ह ग्रीक का अल्फा होता है, तो ये ध्यान देना है। और अगर हमें उल्टा चलना होगा तो समझ लो कि यहाँ से हमें दिया है तो हम पहले लिखेंगे x अल्फा y, मतलब क्या हुआ, x प्रत्यक्ष विचरण है y के साथ। अब इसको समीकरण में बदलना है तो x, इसका मीनिंग क्या होता है बताइए थे ना, इसका मीनिंग होता है बराबर, और साथ में किसका गुणा है, स्थिरांक का, बराबर k, इसकी जगह पे लगा दिया k गुणे y। तो ये आ गया हमारा विचरण का समीकरण, इसको हम विचरण का समीकरण कहते हैं। विचरण का समीकरण। और अगर हम इस तरह से y को पक्षांतर करके इधर ले आए, या लिखते हैं तो k, तो ये हमारा हो गया विचरण का अचरांक। वही चीज है, बस ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लिखा गया है। ये देखो यहाँ पर लिखा था, ये हमने यहाँ से प्राप्त किया, इससे मैंने ये प्राप्त किया, इससे मैंने ये प्राप्त किया। और अगर तुम्हें सवाल में उल्टा ये दिया है तो यहाँ लिखो, मान लो कि सवाल में दिया है तो इससे मैंने ये प्राप्त किया, इससे ये प्राप्त किया, तो एक दूसरे से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हम जाके वो समीकरण, विचरण का अचरांक और विचरण का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। अब इस पर आधारित हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। निम्न कथनों को विचरण का चिन्ह लगाकर लिखो। तो ये है विचरण का चिन्ह। विचरण का चिन्ह अल्फा होता है, पढ़ते समय हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विचरण। अगर वो प्रत्यक्ष विचरण में है तो प्रत्यक्ष बोलेंगे, और यही चिन्ह हम प्रतिलोम में भी उपयोग करते हैं। तो यानी दोनों जगह चिन्ह समान है, लेकिन बोलना हम बार बार अल्फा अल्फा तो नहीं बोलेंगे। हम जब ये सवाल प्रत्यक्ष में है तो हम बोलेंगे x प्रत्यक्ष विचरण y, और यही अल्फा वहां भी आएगा तो हम बोलेंगे x प्रतिलोम विचरण y। तो वहां हम बाद में देखेंगे। अब उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर पहला, वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के प्रत्यक्ष समानुपात में है। प्रत्यक्ष समानुपात का मतलब प्रत्यक्ष विचरण। तो यहाँ संकेत में बदलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है एरिया कहलाता है, क्षेत्रफल बराबर a, और वृत्त की त्रिज्या बराबर r। अब संकेत में डाल दिया तो अब इसके जैसा लिखो, वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के
त्रिज्या का वर्ग के प्रत्यक्ष समानुपात। प्रत्यक्ष समानुपात यहाँ लिखा है, देखो ये प्रत्यक्ष समानुपात या प्रत्यक्ष विचरण का ये जो चिन्ह है, तो अल्फा लगा दो। तो ये हमारा हो गया उत्तर, इतना छोटा सा उत्तर। 1 नंबर पे ये सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है कि द्रव का दाब उस द्रव की गहराई के प्रत्यक्ष विचरण में है। तो दाब जो है, जैसे जैसे कोई चीज में गहराई बढ़ेगी दाब उसका बढ़ता जाता है। तो ये दोनों कैसे है, प्रत्यक्ष विचरण में है। तो संकेत हमें यहाँ दिया गया है, यहाँ लिखेंगे दाब और यहाँ लिखेंगे डी और उसमें बीच में चिन्ह क्या लगाएंगे, प्रत्यक्ष विचरण का। तो इस तरह से ये आसानी से ऐसे कथन को हम सांकेतिक भाषा में बदल सकते हैं। और इसको पढ़ेंगे कैसे, वृत्त का क्षेत्रफल ए वृत्त की त्रिज्या के वर्ग आर वर्ग के प्रत्यक्ष विचरण में है। द्रव का दाब द्रव की गहराई के प्रत्यक्ष विचरण में है। अर्थ भी इसका समझना है कि अगर हम त्रिज्या जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है त्रिज्या के वर्ग के समानुपात में है, त्रिज्या को जैसे बढ़ाएंगे उसका वर्ग भी बढ़ेगा, उसका वर्ग बढ़ेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। द्रव की गहराई जैसे जैसे बढ़ाएंगे द्रव का दाब भी बढ़ता जाएगा। द्रव की गहराई जैसे जैसे कम करेंगे द्रव का दाब कम होता जाएगा। आगे हमें इसी किताब का पेज नंबर 35 और 36 पर जो उदाहरण दिया गया है वो हल करना है। ध्यान से समझ के हल करो।